श्री जोगेश्वर गर्ग। धन्यवाद सभापति महोदय। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किए गए अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। मैंने इस अभिभाषण को पूरा पढ़ा और जो चीज़ मैं इसमें ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। मुझे उम्मीद थी कि होगी, लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं मिली और इसलिए सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। मैं उस बात की चर्चा करना चाहता हूँ जो इसमें नहीं है, होनी चाहिए थी। सभापति महोदय, संविधान का अनुच्छेद 350A जो कहता है कि हर व्यक्ति को, हर बालक को अपनी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में मिलनी चाहिए। 2009 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया 2009 में, उसमें भी जो धारा 29(2)(f) उसमें भी यही लिखा है मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। और अभी एक वर्ष पहले, पिछले वर्ष में 2020 में भारत सरकार जो नई शिक्षा नीति लाई है उसमें भी विशेष रूप से यही हाईलाइट किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा अपनी अपनी मातृभाषा में दी जाए। इस विषय में राजस्थान सरकार क्या कर रही है, क्या किया है, उसका उल्लेख इस अभिभाषण में होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं है। अब स्थिति यह बन गई है कि प्रश्न ये भी उठाया जा रहा है कि राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है। मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। देश आज़ाद होने के बाद जब राजस्थान का गठन हुआ और उस समय राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जयपुर पधारे, मुख्यमंत्री से मिले, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ व्यक्तियों से मिले और उनसे निवेदन किया कि हम हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं और उसमें शर्त यह है कि देश के कम से कम 50% राज्य ये स्वीकार करें कि हम हिंदी भाषी राज्य हैं, तो राष्ट्रभाषा हिंदी बनेगी। हमारे नेताओं ने विचार किया, उस समय हिंदी का राष्ट्रभाषा बनना आवश्यक है, ये स्वीकार किया और इसलिए तत्कालीन मंत्रिमंडल ने राजस्थान की जनता को पूछे बिना प्रस्ताव पास कर दिया कि राजस्थान हिंदी भाषी राज्य है। उसके आधार पर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन सकी। मुझे गर्व है कि राजस्थान ने बलिदान किया। हम तो पन्नाधाय के वंशज हैं, उनके परंपरा के लोग हैं जो राजा के बच्चे को बचाने के लिए खुद के बच्चे को मरवा दे। तो हमने अपनी मातृभाषा को हमने मरवा दिया, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा हमने बना दिया। वो तो हमारे लिए गर्व की बात है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन उस समय पुरुषोत्तम दास टंडन यहाँ से जाते समय वादा करके गए थे कि राजस्थानी को भी पर्याप्त सम्मानजनक स्थान मिलेगा। उस सम्मानजनक स्थान की हम अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस समय जब हमने अपने आप को घोषित किया था कि हम हिंदी भाषी राज्य है, तब देश की जनसंख्या का मुश्किल से 10% हिस्सा था जो हिंदी जानता था, लिखता था, पढ़ता था। 90% लोग हिंदी नहीं जानते थे। तब हमने ये घोषणा कर दी। आज भी स्थिति यह है। ग्रामीण क्षेत्र में जब हम जाते हैं, जिन किसानों के लिए इतनी हाई तबाह अभी मचा रहे हैं मेरे सामने वाले मित्र, वो लोग भी जब गांव में जाते हैं, वो किसान हिंदी में नहीं बोल पाता, हिंदी में अपना आवेदन पत्र नहीं लिख पाता, अपनी समस्या नहीं लिख पाता, हिंदी में जब अफसर जवाब दे रहा होता वो समझ नहीं पाता, पड़ोसी को पूछता ये क्या बोल रहा है। आज भी जनसंख्या के आंकड़ों में यदि मैं बात करूं, 1951 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1,06,00,000 लोग राजस्थानी भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते थे और हिंदी भाषी मात्र 33 लाख थे 51 में। और 2011 की जनगणना में भी हिंदी भाषी 2 करोड़ से ऊपर नहीं बढ़ पाए। राजस्थानी भाषी आज भी 5 करोड़ के लगभग है राजस्थान में। राजस्थान के बाहर हैं वो अलग, विश्व भर में है वो अलग। वो सारी संख्या मिलाओ 10 करोड़ से बाहर जाती है। राजस्थान के गठन से पूर्व जितनी रियासतें थी राजस्थान में, उनके भरतपुर, धौलपुर, करौली जैसे 3-4 रियासतें छोड़ दीजिए ब्रजभाषा वाले, तो बाकी सबका रिकॉर्ड राजस्थानी में मेंटेन होता था। आपस में पत्र व्यवहार राजस्थानी में होता था और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती थी।
राजस्थानी भाषा कितनी पुरानी है इस पर सवाल उठते हैं, तो मैं निवेदन करूं, जालोर में एक घटना हुई थी, इतिहास में दर्ज है। सन 1311 अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। वीरमदेव वहाँ और कांदरदेव राजा थे, वीरमदेव राजकुमार थे, वो शहीद हुए। उसमें सोनेग्रा साम्राज्य का पतन हुआ। उस घटना पर एक काव्य लिखा गया 1535 में। पद्मनाभ महाकवि ने वो महाकाव्य लिखा जिसका नाम है कानड़देव प्रबंध। उसको वो उस समय तक की उस मरु भाषा का ग्रंथ है, जिसको राजस्थान के लोग कहते हैं कि ये राजस्थानी का पहला ग्रंथ है, गुजरात के लोग कह रहे हैं कि गुजराती का पहला ग्रंथ है। वहीं से राजस्थानी और गुजराती दो भाग में बटी। पहले दोनों मरुभाषा के रूप में पहचानी जाती थी। गुजरात के विश्वविद्यालयों में वो ग्रंथ आज भी पढ़ाया जाता है, राजस्थान में नहीं पढ़ाया जाता। वो कानड़देव प्रबंध हमारा पहला ग्रंथ है। 19 जी सर कहाँ है बता रहा हूँ सर। हाँ। आप 15 मिनट मुझे दे दीजिए। हमें तो मालूम नहीं है। आसन ने 15 मिनट दिए, 15 मिनट में आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, फिर कोई प्रश्न बचेगा नहीं, इसीलिए आज विषय मैंने लिया है। तो 1535 से जो भाषा रिकॉर्ड पे है उसको 1912 में डॉक्टर ग्रियर्सन, क्योंकि भारतीय लोगों की बात हमको जरा कम समझ में आती है, कम विश्वास होता है, मैं विदेशों की बात कर रहा हूँ, विदेशी विद्वानों की बात कर रहा हूँ। 1912 में डॉक्टर ग्रियर्सन आए और उसके लगभग आसपास भी इटली से, इटली वालों की बात जल्दी समझ में आएगी आपको, टैसीटोरी नाम के विद्वान आए, पूरे राजस्थान में घूमे और पूरे राजस्थान में घूमने के बाद जो उन्होंने सर्वे किया उसके अनुसार उन्होंने राजस्थानी को, उसमें भले उन्होंने राजस्थानी नाम नहीं दिया होगा, पर उस राजस्थानी भाषा विभिन्न बोलियों को मिलाकर समृद्ध भाषा के रूप में उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया। और रिकॉग्नाइज करने के बाद बोलने दो उन्हें, उसको बाकायदा अभिलेख में, अपने रिपोर्ट्स में उन्होंने लिखा है, अपने लेखों में उन्होंने लिखा है, अपनी पुस्तकों में उसको लिखा है और बहुत ही मजबूत और समृद्ध भाषा के रूप में उसको स्वीकार किया। उसके बाद में भी 1970 के दशक में शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है कालीचरण बहल, कालीचरण बहल साहब ने वहाँ राजस्थानी पे शोध किया है शिकागो में, शिकागो यूनिवर्सिटी में। और वहाँ उन्होंने बाकायदा राजस्थानी के कोर्स चलाए हैं और अब भी चल रहे हैं, और वहाँ शब्दकोश का निर्धारण किया है और उस शब्दकोश में लगभग 11 लाख शब्द माने जा रहे हैं। डॉक्टर सीताराम लालस ने राजस्थान में राजस्थानी का शब्दकोश लिखा 11 खंडों में, उसमें उस समय तक 3 लाख शब्द थे। शिकागो यूनिवर्सिटी में जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, जो राजस्थानी के शब्दों का संग्रह किया गया है, वो 11 लाख तक वो संख्या पहुंच गई है। यहाँ मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी के शब्दकोश में भी 11 लाख शब्द नहीं है, इससे आधा ही है, और हिंदी में तो और भी कम है, 1.5-2 लाख शब्द ही है पूरे। इतनी समृद्ध हमारी राजस्थानी भाषा, उसको हम भूल गए। प्रोफेसर लखन गुसाई जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में दक्षिण एशियाई भाषाओं के विशेषज्ञ माने जाते हैं, डॉक्टर लखन गुसाई, उन्होंने भी इस राजस्थानी भाषा पर को बहुत समृद्ध भाषा माना, मजबूत भाषा माना, और उस पर भी उन्होंने अमेरिका की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में बहुत काम किया, कोर्सेज चलाए हैं। नेपाल सरकार ने राजस्थानी भाषा को मान्यता दे रखी है। नेपाल सरकार ने अपनी मान्यता प्राप्त भाषाओं में राजस्थानी को भी कर रखा है। और वो जो राजस्थानी आप कह रहे हैं, शिवसेना वाले माननीय विधायक कह रहे हैं, कौन सी राजस्थानी? यूजीसी नेट की परीक्षाएं आयोजित करती है और उसके माध्यम से जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, स्कॉलरशिप वो प्रदान करती है जिस राजस्थानी भाषा के विद्यार्थियों को। उस राजस्थानी भाषा की मैं बात कर रहा हूँ जिस राजस्थानी भाषा के साहित्य को केंद्रीय साहित्य अकादमी हर साल एक साहित्यकार को पुरस्कृत करती है, जिसमें हमारे जालोर के भी एक साहित्यकार पुरस्कृत हो चुके हैं, रामेश्वर वाली श्रीमाल जी। उस राजस्थानी भाषा की मैं बात कर रहा हूँ। अमेरिकन लाइब्रेरी कांग्रेस, उसमें राजस्थानी भाषा संरक्षण प्राप्त भाषा है। दुर्भाग्य से अपने घर में उसकी मान्यता, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, पहचान नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं 2003 25 अगस्त
हमें से कुछ लोग उसमें रहे होंगे सदन में। माने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, बीडी कल्ला साहब, बुलाकेदारी साहब शिक्षा मंत्री थे। इस सदन ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करता हूं। राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्य, संकल्प पढ़ रहा हूं मैं, राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्य सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित करते हैं कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। राजस्थान के विभिन्न जिलों में बोले जाने वाली भाषाएं या बोलियां यथा ब्रजभाषा, हाडोती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, शेखावाटी, मालवी आदि शामिल है। ये कुछ बोलियों को उन्होंने नाम जोड़े हैं, बाकी भी बहुत सारी बोलियां हैं। राजस्थानी भाषा की 72 बोलियां हैं और इस 72 बोलियों को हमारी कमजोरी बताया जाता है। कौन सी राजस्थानी? भाषा विज्ञानी कहते हैं कि जितनी अधिक बोलियां होती है उतनी वो भाषा समृद्ध होती है, और हम कह रहे हैं कि वो उसकी कमजोरी है। ये हमारी कमजोरी नहीं है। और बोलियों में भिन्नता हमेशा रहती है। बोलियों में भिन्नता हर भाषा में रहती है। कौन सी? जिस राष्ट्रभाषा को हम हिंदी को हम इतना सम्मान के साथ याद कर रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो कौन सी हिंदी है? उत्तर प्रदेश में कौन सी हिंदी है? बिहार में कौन सी हिंदी है? मध्य प्रदेश में हिंदी अलग है, उत्तराखंड की हिंदी अलग है, हिमाचल प्रदेश की हिंदी अलग है, हरियाणा की हिंदी अलग है। होता है। राजस्थानी का एक दोहा है, 12 कोसा बोली पलटे। 12 कोस, 12 कोस पे बोली बदलेगी ही बदलेगी। 12 कोसा बोली पलटे, तरवर पलटे शाखा। जब पेड़ के तने में से डालियां निकलने लगती है उसका आकार भी बदलता है। और बूढ़ापा में केश पलटे, बूढ़े होते हैं तो बालों का रंग बदल जाता है। लखन न पलटे लाखा, जैसे मदन दिलवा जी का स्वभाव नहीं बदल सकते हम। 12 कोसा बोली पलटे, बदलेगी ही बदलेगी। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई भाषा इसको नहीं रोक सकती। वो उसमें अंग्रेजी भी अपवाद नहीं है। आयरलैंड की अंग्रेजी अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, अमेरिका की अलग है। छोटा सा ब्रिटेन खुद, उसमें 2-3 तरह की अंग्रेजियां चलती है। साउथ ब्रिटेन का आदमी नॉर्थ ब्रिटेन में चला जाए तो उसको बोली समझ में नहीं आती। जैसे हमारा नागपुर का आदमी पूना चला जाए तो मराठी समझ में नहीं आती है। काठियावाड़ का आदमी सूरत चला जाए तो गुजराती समझ में नहीं आती है। यदि अलवर का आदमी जालोर में चला जाए तो उसको राजस्थानी समझ में नहीं आती है। ये बोलियों में फर्क रहेगा ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं मिटा सकती। और राजस्थान में तो और भी मुश्किल मामला है। यहाँ तो एक एक गांव में 5-5, 7-7 बोलियां मिल जाएगी। सिंधी जो बोलेंगे ये राजस्थानी बोलते हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग स्टाइल है। बिश्नोई बोलते हैं, उसकी अलग स्टाइल है। ब्राह्मण बोलते हैं, उसकी अलग स्टाइल। श्रीमाली ब्राह्मण अलग, पुष्करण ब्राह्मण अलग, उनकी बोलियां भी अलग अलग है। राजपूतों की अलग बोली है, अग्रवालों की अलग, महेश्वरों की अलग, जैनों की अलग, ओसवालों की अलग है। हमारे एक गांव में 5-5, 7-7 बोलियां जहां मिलती है, वहां यदि कोई एक रूपता की बात करता कि कौन सी राजस्थानी की बात कर रहे हो, तो मैं कहता हूं कि उससे बड़ा राजस्थानी का दुश्मन कोई नहीं है। वो बदमाशी, या तो अज्ञानतावश बात कर रहे हैं या फिर वो बदमाशी के कारण बात कर रहे हैं, इसको पीछे रखने के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए एक रूपता का प्रश्न बीच में नहीं आना चाहिए। और महात्मा गांधी से भी पूछा था। महात्मा गांधी ने जब देश आज़ाद हुआ, गुजरात को कहा गुजरात की राजभाषा होगी, सारा सरकारी कामकाज गुजराती में होगा। लोगों ने पूछा, बापू कई गुजराती नहीं बात करो जो, कौन सी गुजराती की बात कर रहे हैं? काठियावाड़ वाली, सौराष्ट्र वाली, नॉर्थ गुजरात वाली, बड़ौदा वाली या सूरत वाली? बापू ने जवाब दिया था, जो तुम बोल रहे हो वो गुजराती। लिखना शुरू करो, अपने आप एक रूपता आ जाएगी। लिखने में जब आएगी, प्रिंट में जब आएगी, अखबारों में आएगी, किताबों में आएगी, धीरे धीरे शब्दों का आदान प्रदान होता रहेगा। मेवाड़ी के शब्द जाके हाड़ौती में मिल जाएंगे, हाड़ौती के शब्द वहाँ मिल जाएंगे आपको, शेखावाटी में मिल जाएंगे, ढूंढाड़ी में मिल जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। मुझे याद आता है स्वर्गीय कन्हैयालाल जी सेठिया साहब, जिन्होंने कहा था कि चेहरा खाली धड़री कद हुए चेहरा बिना पहचान,
और राजस्थान नहीं रहे बिना केड़ो राजस्थान, वो लाडनू के रहने वाले थे, लेकिन उनकी लिखी हुई कविता अरे घासरी रोटी ही इज्जत पूरे राजस्थान में पढ़ी जाती है। पूरे राजस्थान के बच्चे पढ़ते रहे, समझते रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। सूर्यमल मिश्र हाड़ौती के कवि थे। मैं 1980 से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं वर्षों तक सूर्यमल मिश्र को बीकानेर का मानता रहा, बाद में पता चला कि नहीं वो तो हाड़ौती के थे। उनकी भाषा से मैं उनको बीकानेर का मानता था। इसलिए कोई दिक्कत कहीं लिखित में, साहित्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस एक रूपता का प्रश्न खड़ा करना बिल्कुल गलत है और ये मिस्चीवियस कहता हूँ मैं इसको, बदमाशी पूर्वक किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस बात के लिए 1992 में मैंने करवाया था, 116 विधायकों ने दस्तखत किए थे। स्वर्गीय गुमान मंजी लोढ़ा पाली के सांसद थे। उन्होंने राजस्थान के 35 में से लगभग 26-27 सांसदों के दस्तखत किए थे, जिसमें महाराजा गज सिंह जी भी राज्यसभा में सांसद थे। और हम लोग बोट क्लब पे जाके धरने पे बैठे थे पूरा दिन। महाराजा गज सिंह जी भी बिराजे थे, गुमान मंजी लोढ़ा भी बिराजे थे और हम लोग और कई लोग थे। और हमने मांग की थी कि इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और उसके बाद अब भी इस समय भी 120 विधायक माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं, मेरे पास कॉपियां हैं। राजस्थानी को मान्यता प्रदान की जाए, मान्यता भारत सरकार प्रदान करेगी, ठीक है, लेकिन राजस्थान में तो पहले आप उसको राजभाषा स्वीकार करो। और राजभाषा एक से अधिक हो सकती है। झारखंड में 8 भाषाओं को राजभाषा बना दिया उन्होंने। गोवा में 4 भाषाएं जो राजभाषा के रूप में एक्ट बनाकर की हुई है। छत्तीसगढ़ में हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बना दिया। वो अभी तक छत्तीसगढ़ी अभी तक 8वीं अनुसूची में नहीं है। कोंकणी को जब राजभाषा घोषित किया था गोवा ने, तो उसके कई सालों बाद वो वहाँ 8वीं अनुसूची में शामिल हुई थी। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास है जब हम कर सकते हैं। मैं आप सभापति महोदय आपके माध्यम से इस सदन से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, विशेषकर मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ। आप राजस्थानी के बड़े हितैषियों में माने जाते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, जैसे आपने संकल्प पारित कराया था वैसे ही इस को एक राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा देने के लिए आप एक्ट लाइए, संशोधन राजभाषा एक्ट में संशोधन लाइए, उसको शामिल करिए। जो छोटे मोटे झगड़े हैं जैसे ब्रज भाषा है, ब्रज में राजस्थानी में बहुत फर्क है, ब्रज को भी शामिल कर लीजिए। राजस्थानी, ब्रज और भी कोई नाम, बागड़ी नाम डालना डाल दीजिए, 2, 4, 5 नाम डाल दीजिए भले, पर करिए। ये प्रारंभिक शिक्षा उस भाषा में होनी चाहिए। ब्रज क्षेत्र के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा ब्रज में होनी चाहिए, मारवाड़ के प्रारंभिक बच्चों की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा मारवाड़ी में होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमको करनी होगी और ये राजस्थानी को जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है। अभी अभी कुछ दिन पहले ये इंडियन एक्सप्रेस में लेख आया है जिसने राजस्थानी की 3 बोलियों को डाइंग लैंग्वेज कह दिया है, जिसमें आपकी हाड़ौती, ये ढूंढाड़ी भी शामिल है, हाड़ौती भी शामिल है। वो मर रही है भाषाएं। और जब भाषा मरती है, सिर्फ भाषा नहीं मरती है, संस्कृति मरती है उसके साथ में। भाषा संस्कृति की वाहक होती है, वाहन होती है। जब भाषा मरती है तो पूरी संस्कृति समाप्त होती है। राजस्थानी भाषा समाप्त जिस दिन होगी, राजस्थान की संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण इस विषय इसको मानते हुए मैं एक बार फिर आपके माध्यम से इस सदन से निवेदन करता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ, राजभाषा कानून में संशोधन करिए और उसमें राजस्थानी को, ब्रज को, इनको शामिल करके प्रारंभिक